हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी वाष्प दाब के बारे में तथा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक, उसी को लेकर के आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं द्रव द्रव विलयन का, वाष्प दाब तथा इससे संबंधित राउल्ट का नियम। ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि इससे जो है एक आध न्यूमेरिकल आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसको, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। ठीक, अब इस द्रव द्रव विलयन का मतलब क्या हो गया, तो आपको बताया जा चुका है कि किसी भी विलयन में दो प्रकार की चीजें होती हैं। समझ लीजिए जरा ध्यान से। अब कौन कौन सी चीजें होती हैं विलयन में, तो एक आपका होता है विलेय और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, विलायक। ठीक है, ये सभी को बहुत पहले मैं पीछे बता चुका हूँ, तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं। वैसे आप समझ लीजिए जरा ध्यान से क्या, कि विलेय और विलायक, यानी अब दोनों क्या होंगे, आपके द्रव होंगे। ठीक, देखो दो बार क्या लिखा मैंने, द्रव द्रव विलयन। ठीक, तो यानी विलेय भी आपका क्या होगा, द्रव होगा, और विलायक भी आपका क्या होगा, द्रव होगा। ठीक, उसका जो विलयन बनेगा उस विलयन का क्या होगा, वाष्प दाब क्या होगा। ठीक, ये आपको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो चलो अच्छा, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पहले इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसकी बातें करेंगे। ठीक, तो आप लोग बोल सकते हो क्या, कि किसी वाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में मिलाने पर ठीक है, किसी वाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब विलेय तथा विलायक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी परिभाषा। एक बार इसको फिर से पढ़ लो जरा ध्यान से, फिर समझा देते हैं अच्छे तरीके से। क्या लिखा हुआ है, कह रहा किसी वाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब विलेय तथा विलायक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। ठीक, अब क्या मतलब हो गया, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। क्या कह रहा है, कि किसी वाष्पशील विलेय, मतलब आपको क्या करना है, विलेय भी कैसा लेना है, वाष्पशील लेना है। ठीक, यानी जिसकी वाष्प बन सके। देखो वाष्प दाब यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, बात को समझिए जरा ध्यान से। ठीक, अगर आप वाष्प दाब पढ़ रहे हो तो सीधी सीधी बात है आपको क्या, कि वाष्प दाब जो है वो बनता किससे है, वाष्प से बनता है। ठीक, अब ये छोटी बात है बहुत, आपको समझ में आनी चाहिए। अब वाष्पशील विलेय लोगे तभी तो उससे वाष्प बनेगी, और जब वाष्प बनेगी तो क्या बनेगा, वाष्प दाब भी बनेगा। ठीक, ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है क्या, कि किसी वाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में, यानी यहाँ पर विलायक भी क्या होने वाला है, वाष्पशील होने वाला। ठीक, कह रहा को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब, अब जब दोनों को आपस में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, विलयन। ठीक, अब विलयन का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, वाष्प दाब होगा। अब वो वाष्प दाब जो है वो कह रहा है कि विलेय तथा विलायक के वाष्प दाब के योगफल, यानी कि उनके योगफल के बराबर होने वाला है। ठीक, कैसे, क्या मतलब, देखिए जरा फॉर्मूला देख लो ध्यान से अच्छे से, आपको ये बात याद रख लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, कि पी टोटल। ठीक है, पी टोटल का मतलब हो गया ये विलयन है, बात को समझिए ध्यान से। ठीक है, पी टोटल का मतलब आप यहाँ पर समझ लीजिए, क्या लिख सकते हो आप इसको, विलयन लिख सकते हो। ठीक, यानी जो विलयन का वाष्प दाब है वो कह रहा है, देखो कि विलेय तथा विलायक के वाष्प दाब के योगफल। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखना है। अब विलेय को हमने आपसे क्या कहा था, किससे लिख लेना आप, पी ए से। विलेय का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, पी ए, तथा विलायक का वाष्प दाब जो है वो क्या हो जाएगा, पी बी। यानी यहाँ पर जो है ये क्या है, विलेय है,
और पीबी जो है वो क्या है, विलायक है। ठीक, बस इतनी सी बात है। दोनों बातें आपको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलेय के वाष्प दाब तथा विलायक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होने वाला है। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक, क्योंकि अभी आपको इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल भी बताएंगे। ठीक, अच्छे से याद कर लो कि पी टोटल बराबर क्या होता है, पी ए प्लस का पीबी। समझ में आ गया आपको। ठीक, अच्छा, इसके बाद में हम लोग अब बात करेंगे किससे, कह रहा इससे संबंधित राउल्ट का नियम। ठीक, यानी कि अब इसी वाष्प दाब से संबंधित, किसके वाष्प दाब से, तो द्रव तथा द्रव। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या बताने हैं, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। एक बात जरूर आप लोग ध्यान रख लीजिए कि नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि रिवीजन के टाइम में जब भी आप नोट्स बना लोगे तो रिवीजन करते समय बड़ी आसानी होगी आपको, क्योंकि रिवीजन करते समय आपके नोट्स ही काम में आने वाले, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक, तो चलो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम में आपको ध्यान रखना, पहले इसकी परिभाषा लिख देते फिर समझा देंगे अच्छे तरीके से। ठीक, तो आप बोलोगे क्या कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का वाष्प दाब, ठीक है, क्या कि एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, ये हो गया आपका राउल्ट का नियम। अब इसको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक बार नहीं कईयों बार पूछा जा चुका है कि द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एक निश्चित ताप पर, अब टेम्परेचर यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपको कि निश्चित कर देना है। ठीक, यानी टेम्परेचर को बढ़ाना या घटाना नहीं है। ठीक, कह रहा एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित, अब ध्यान रखो कि विलयन में उपस्थित, तो विलयन में दो ही चीजें उपस्थित होती है, या तो आपका क्या होगा, विलय उपस्थित होगा, और या तो आपका क्या होगा, विलायक उपस्थित होगा। बस यही दो ही चीजें तो विलयन में उपस्थित होती हैं। ठीक, तो वही बात आपसे कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का, अब किसी अवयव का मतलब क्या हो गया, या तो विलय होगा या तो विलायक होगा। तो कह रहा है कि किसी अवयव का वाष्प दाब, यानी विलय का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब उस अवयव के, यानी जो भी अवयव होगा उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, यानी कि सीधी सीधी बात आपसे क्या बताई गई है कि अगर आपका वो अवयव जो है वो विलय होगा तो विलय का जो वाष्प दाब है वो विलय के मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक, या अगर आपका वो अवयव जो है वो क्या होगा, विलायक होगा, तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलायक के मोल अंश के समानुपाती हो जाएगा। ठीक, यानी सीधी सीधी बात क्या है आप समझ लीजिए, जो इन्होंने हमें बताया है क्या कि हमें ये बता दिया कि P समानुपाती X। अब इस X का मतलब देखो, ये जो P है वो क्या है, वाष्प दाब है। बात को समझिए जरा ध्यान से। ठीक, कि जो P है वो क्या है, वाष्प दाब है। ठीक है, और जो आपका ये X है वो है उसका मोल अंश। ठीक, जो कि पीछे आपको सिखाया जा चुका है कि मोल अंश किसे कहते हैं, सारी परिभाषाएं जो है वो लिखी जा चुकी है, फॉर्मूले भी बताए जा चुके हैं सभी को। ठीक, तो फिलहाल के लिए आप लोग ये परिभाषा है और ये जो फॉर्मूला जो है इसको याद कर लीजिए। क्या कह रहा है, ये जो P है वो क्या है, वाष्प दाब, और जो X दिखाई दे रहा है वो क्या है, मोल अंश है। अब आपको हम यहाँ से दो फॉर्मूले बनाते दिखाते हैं। ठीक, क्या, अब अगर ये जो आपको हमने बताया ना, देखो जैसे कह रहा है ना, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती। मान लो हमारा जो वो अवयव है क्या, विलय, क्योंकि विलयन में दो ही बातें उपस्थित होती हैं। मैं बार बार आपको बोला करता हूँ क्या कि विलयन कितनी चीजों से मिलकर बनता है, दो चीजों से। ठीक, एक आपका क्या होता है, विलय, और दूसरा क्या होता है, विलायक। ठीक, मान लो पहली बार हमने क्या लेगा कि विलायक, वो अवयव जो है वो क्या है, हमारा विलय है। ठीक,
अब यहाँ पर क्या लिखोगे कि विलेय। अब विलेय को अगर आप लिखना चाहोगे तो विलेय का वाष्प दाब जो है वो किससे लिखा जाता है, PA से। विलेय को आपने क्या बताया था, देखो जरा ध्यान से, विलेय का जो वाष्प दाब है वो किससे लिखा गया था, PA से। अब जो ये PA समानुपाती है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, विलेय के मोल अंश के, देखो उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती, यानी अब विलेय के मोल अंश के, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, PA समानुपाती XA। ठीक, अब अगर आप यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाना चाहेंगे तो जो PA की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी P0A, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हो आप क्या, XA। ठीक, तो ये आपका निकल कर आया किसका मान, PA का। ऐसे ही एक और फॉर्मूला बना लो यहाँ पर ध्यान से, क्या कि अब आप सोचा क्या कि विलेय का काम खत्म हो गया, अब यही जो अवयव बताया गया हमको, अगर ये अवयव हमारा क्या हो, विलायक हो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि विलायक का वाष्प दाब क्या है, PB। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या कि PB समानुपाती, अब किसके समानुपाती हो जाएगा, तो विलायक के मूलंश के समानुपाती। अब विलायक का मूलंश किससे लिखोगे आप लोग, XB से लिखेंगे। ठीक, अब आप चाहो तो यहाँ पर बना सकते हो फॉर्मूला, क्या कि PB बराबर P0B इंटू XB। ठीक, अब यहाँ से आपको दो बातें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से, क्या कि यहाँ पर PA का एक मान आपने निकाल लिया, ठीक है, और एक मान जो है वो आपने किसने क्या निकाल लिया, PB निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो मान पता चल गए। अब अगर आपसे यहाँ पर यही दोनों मान अगर रखवा के दिखा जाए और आपसे पूछ जाए कि कुल वाष्प दाब क्या होगा, ठीक है, हमें यहाँ पे देख लीजिए जरा ध्यान से, क्या कि विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब। ठीक, अब विलयन का कुल वाष्प दाब का फॉर्मूला आपको क्या सिखाया गया है कि P टोटल बराबर PA प्लस का PB। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर मान रख दीजिए PA और PB के, तो आपका कुल वाष्प दाब यानी P टोटल बराबर निकल आ जाएगा, PA का मान क्या है, P0A XA। ठीक है, प्लस का, देखो ध्यान से, PA का मान क्या है, P0A XA। ठीक है, उसके बाद में आप लोग ध्यान से देखो तो PB का मान क्या है, तो P0B XB। ठीक है, इधर से देख लो ध्यान से सॉरी, P0A XA P0B XB। ठीक, अब ये फॉर्मूला हो गया बेहद इंपॉर्टेंट, समझ दो बात को, क्योंकि यहीं से ही आपके क्या पूछे जाने हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाने हैं। ठीक, अब इसका जो न्यूमेरिकल आएगा ये समझ लो फिक्स है कि 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, 3 नंबर का या हो सकता है 4 नंबर में, ये समझ, इससे कम में पूछा नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए ध्यान से। ठीक, क्योंकि ये थोड़े से जो है बड़ा न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब चलो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, और एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्या आपने नोट्स बनाना है। ठीक, बिना नोट्स के बेटा तैयारी नहीं होती किसी की, समझ लो। अगर आपने केमिस्ट्री में 95 प्लस के सपने देख रखे हैं तो ये समझ लीजिए जानते कि आपको नियमित ढंग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक, क्योंकि जब रिवीजन का टाइम होता है ना, तो आपके नोट्स ही हैं जो आपको अच्छी तरीके से काम आ सकते हैं। ठीक, बाकी कोई काम में आने वाला नहीं है, बात समझिए जरा ध्यान से। इसलिए हम आपको बताया करते हैं कि जितना भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उतना आप लोग नियमित ढंग से क्या बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, राउल्ट के नियम से संबंधित एक ये न्यूमेरिकल बना लेते हैं। ठीक, और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है, कम से कम 4 से 5 नंबर में पूछा जाना है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना है इन चीज़ों को और हर चीज़ को अच्छे समझते हुए चलना, तभी ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो अच्छा देखो, अब क्या कह रहा है पहले तो पढ़ लो इसको ध्यान से। कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म तथा डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 तथा 43 हैं तथा 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। यानी कि राउल्ट के नियम से संबंधित आपने जब चीजें पढ़ी थी पीछे, तो एक फॉर्मूला निकाला था ऐसे, P टोटल बराबर PA प्लस का PB, ये आपने एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा था। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस P टोटल का क्या मतलब है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि कुल वाष्प दाब। ठीक है, कुल वाष्प दाब, और यहाँ पे जो ये A का मान है ये आप लोग बोल सकते हो क्या कि विलेय का वाष्प दाब। ठीक, और ये जो आपके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है B, तो यहाँ पर आप ये क्या बोल सकते हो, विलायक का वाष्प दाब। ठीक, ये आपने क्या करना है,
इस पी टोटल का मान निकालना है, यानी कि पी ए का मान आपको पता करके, ठीक, और पी बी का मान पता करके दोनों को आपस में ऐड कर देना है, तो आपने क्या निकल आएगा, कुल वाष्प दाब निकल आएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब एक काम करो, जो यहाँ पर आपको डाटा दिया गया है इस क्वेश्चन में, उसको अपन लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको ध्यान से लिख लेते हैं, क्योंकि उनके बिना चीजें बनने वाली नहीं। अब देखो क्या कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर, अब टेम्परेचर को हम लोगों ने क्या बताया गया था कि नियत रखना यानी स्थिर रखना, तो टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, इस फॉर्मूले में यूज भी नहीं करना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म, तो अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले तो आपने क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जिसको जिसको पता है बड़ी अच्छी बात, नहीं पता है तो देख लो जरा ध्यान से। क्लोरोफॉर्म के फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं CHCl3। ठीक, तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। उसके बाद कह रहा था डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः। अब दूसरी बात जो लिखी है वो क्या लिखी हुई है, कह रहा है कि डाइक्लोरोमेथेन, तो डाइक्लोरोमेथेन देखो लिख लो जरा ध्यान से। अब डाई का मतलब क्या होता है, तो दो होता है, तो दो। अब क्लोरो का मतलब हो गया Cl, तो यानी कि Cl के कितने मॉलिक्यूल, दो। अब मेथेन, मेथेन का मतलब क्या हो जाएगा, CH2, तो ये ध्यान रखना, तो डाई क्लोरोमेथेन का इस तरीके से फॉर्मूला होगा। अब कह रहा के वाष्प दाब क्रमशः, अब ध्यान से देखना यहाँ पर, तो आप वाष्प दाब को लिखोगे तो किस चीज से लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि P नॉट। अब क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब दे रखा है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला नीचे लिख दो, नीचे क्या लिख दो, CHCl3। अब इसका मान जो है वो कितना आपको दिया गया है, 200। इसके बाद में आपको दिया गया है नीचे, क्या कह रहा है फिर उसके बाद में, कह रहा है डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब 43 है, तो डाइक्लोरोमेथेन के लिए वाष्प दाब यानी P नॉट। अब डाइक्लोरोमेथेन का फॉर्मूला लिख दो, यानी कि CH2Cl2। अब ये वाष्प दाब जो है वो आपको कितना दिया गया है, 43 दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद में अब हमें करना क्या क्या है, या पता क्या क्या करना है, तो थोड़ी सी चीजें को और आगे पहले तो पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, कह रहा 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म को 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन के साथ मिला करके विलयन बनाया गया है। तो पहले एक काम यहाँ पर करो, पहचान करो कि विलय, क्योंकि फॉर्मूले में आपको विलय चाहिए और क्या चाहिए, विलायक चाहिए। ठीक, यानी विलय का वाष्प दाब चाहिए और किसका, विलायक का। तो इन दोनों में पहचान करो कि कौन विलय और कौन विलायक है। तो हमने आपको पीछे बता रखा है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक, लो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो कि विलेय यानी क्लोरोफॉर्म का कितना दे रखा है, 25.5 ग्राम, यानी ये कम मात्रा में है, और 40 ग्राम यानी डाइक्लोरोमेथेन हो गया ज्यादा मात्रा में, तो इसलिए यहाँ पर विलेय जो है वो क्या हो जाएगा, 25.5 ग्राम यानी क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है। इस फॉर्मूले में अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, क्या कि अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक चीज बताई जाती है आपको कि पी ए का जो मान होता है, पी ए का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, तो पी नॉट ए, और किसके बराबर होता है, एक्स ए के। और जो पी बी का मान होता है वो किसके बराबर होता है, तो पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका क्या, विलय, यानी पी नॉट ए का मान इसको तुम मान सकते हो। ठीक, और इसको क्या मान सकते हो, पी नॉट बी, मतलब आपको पी नॉट ए यानी पी नॉट बी का मान दिया गया। अब एक्स ए का मान और एक्स बी का मान पता करना है। अब एक्स ए क्या होता है, तो एक्स ए होता है मोलंश। ठीक, किसका मोलंश, तो विलय का मोलंश। और एक्स बी क्या हो जाएगा, विलायक का मोलंश। तो विलय किसको माना है आपने, क्लोरोफॉर्म को। तो चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो इसको, क्या कि ये जो क्लोरोफॉर्म है ये आपका क्या है, विलय है, और यहाँ पे जो है आपका डाइक्लोरोमेथेन है ये क्या है, विलायक है। अब इन्हीं दोनों के आपको क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। ठीक, अब मोल अंश निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मोलों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, तो मोलों की संख्या पहले निकाल लो, किसके, क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर लिख लो CHCl3 के मोलों की संख्या। अच्छा, अब मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दो बातें। मोलों की संख्या का फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, क्या कि द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। ठीक, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा तो वो समझ लो। तो मोलों की संख्या के लिए आपने क्या लिखा जाता है, तो N। अब अगर क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या पूछ रहे हैं तो क्या लिखना है, CHCl3। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं किससे, W से। लेकिन अब किसका द्रव्यमान, तो क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो CHCl3। ठीक, बटे में क्या होता है, आणविक द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान को किससे लिखना होता है, M से। अब किसका द्रव्यमान है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो क्लोरोफॉर्म का, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, CHCl3।
ठीक। अब ये अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये वाला मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो लिखा हुआ है ना 25.5 ग्राम, ये आपका किसका मान हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान का मान हो जाएगा। तो वहां से पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये पहले निकालना पड़ेगा, ठीक। इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ से जो आपको दिया गया है ना MCHCl3, ये मान निकाल लीजिए। अब ये निकालेंगे कैसे, तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, इनके परमाणु भारों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका आणविक द्रव्यमान बन जाता है, ठीक। जोड़ दो जरा ध्यान से। यहाँ पर देखो कार्बन कितना दिया गया है 1, और 1 कार्बन का कितना होता है परमाणु भार 12, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना दिया गया है 1, और 1 हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। उसके बाद देखो जरा ध्यान से क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना होता है, तो 35.5, यानी 1 क्लोरीन का कितना होता है 35.5, लेकिन कितने दिए गए हैं 3 मॉलिक्यूल दिए गए, तो आपने यहाँ पर क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करा लेना है, ठीक है। चलो अच्छा एक काम करो, जल्दी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लो, तो 35.5 गुणे 3, ठीक है। अब कराओ तो 5 दिया 15, 5 1 हासिल, 5 दिया 15 और 1 16, फिर से 1 हासिल, 3 त्रिका 9 और 1 10, ठीक है। ऐसा कुछ 5 दिया 15, 5 1 हासिल, 5 दिया 15 और 1 16, 1 हासिल, ठीक। 3 त्रिका 9 और 1 10, यानी कितना आ गया आपका 106.5। तो लिख दो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा कि MCHCl3 इज इक्वल टू 12 और एक क्या हो जाएगा 13 प्लस 106.5। अब इसको जब जोड़ दोगे आपस में तो क्या हो जाएगा 106 और 13 6 19, यानी कितना हो जाएगा 119.5। तो ये आपका निकल आएगा क्या, आणविक द्रव्यमान किसका, क्लोरोफॉर्म का। अब ये इसका भी मान आपको पता है और ये वाला मान पता है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो कि W, ये वाला मान, ठीक है, कि WCHCl3, यानी ये जो मान आपको दिया गया वो कितना दे रखा है 25.5 ग्राम, ठीक। ऐसे ही इसका लिखोगे डाइक्लोरोमेथेन का, तो लिखोगे आप क्या WCH2Cl2, तो वो कितना है आपका 40 ग्राम है, ठीक है। तो रख लो आप दोनों के मान, तो यहाँ से N का मान निकल आएगा आपका, तो लिख सकते हो कि NCHCl3 बराबर, अब देखो W क्लोरोफॉर्म का मान कितना हो गया, ये दिया गया है, तो कितना दिया गया है 25.5, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखो 25.5 डिवाइड बाई, उसके बाद में कितने से डिवाइड करना है, तो M क्लोरोफॉर्म का मान कितना निकाला आपने, तो 119, ठीक। तो 119.5, ठीक है। चलो इसको काट दो, तो पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे, तो ऊपर कितना बचा 255, नीचे कितना बचा 1195, ठीक। तो आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक। 255 डिवाइड कर लीजिए कितने से 1195 से, ठीक है। अब भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा दीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक। कितनी बार चला गया 2 बार चला जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक। अब कर लो, तो 5 दूनी 10 का 0, 1 हासिल, ठीक। 9 दूनी 18 और 1 19, 1 हासिल, ठीक। 2 एकम 2 और 1 3, ठीक। और 2 एकम 2, इतना हो गया। अब इसको घटा दीजिए 0 से 0, ठीक। अब 9 में से यानी 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पे बचा आपका कितना अब उधर चला गया 4, 4 में से 3 गया बचा 1, ठीक। अभी भी भाग जाना नहीं है, तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए 0 बढ़ा लीजिए, ठीक। अब 2 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा कितनी बार 1 बार, यानी आपका कितना निकल कर आया 0.21। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर 0.21 मोल, ये किसके मोलों की संख्या हो गई, तो क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या। बात समझिए ना, ठीक। जब भी मोल अंश निकालना है ना आपको, तो सबसे पहले मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, इसलिए ध्यान रखना है कि आपने किसकी निकाल ली, क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर लिया है, और निकल कर कितना आया 0.21, ठीक। चलो अच्छा, अब हम लोग जो है वो बातें करने वाले हैं किसको लेकर के, अब अगर हमें क्लोरोफॉर्म की पता चल गई तो डाइक्लोरोमेथेन की और निकाल लीजिए, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो क्या CH2Cl2, यानी डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या, अब डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक। तो फिर से फॉर्मूला, मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। अब निकाल किसका रहे हैं, तो डाइक्लोरोमेथेन, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या, यानी NCH2Cl2 बराबर N, ठीक। अब यहाँ पे N नहीं सॉरी, ठीक, किसका क्या रखना है आपको W, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका WCH2Cl2 डिवाइड बाई M
CH2Cl2, ठीक, यानी ये होगा आपका द्रव्यमान और ये क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। तो किसका द्रव्यमान, तो डाइक्लोरोमेथेन का। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर आप किसका मान निकाल लीजिए, डाइक्लोरोमेथेन यानी कि मान निकाल लो आप यहाँ पर MCH2Cl2 का, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी कितना कार्बन दिया गया, एक, और एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 प्लस। अब हाइड्रोजन कितने दिए गए हैं 2, और एक का कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन दिया गया, क्लोरीन का अभी बताया थोड़ी देर पहले कितना होता है 35.5, लेकिन मॉलिक्यूल कितने दिए गए हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक। अब देखो जरा क्या हो जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई 2, ठीक। अब 2 से डिवाइड कर लो, तो 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 फिर से यहाँ से 3 दूनी 6 और 1 7, यानी लगभग कितना आ गया 71.0। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए कि MCH2Cl2 बराबर, ठीक, 12 और 2 क्या हो गया 14, प्लस में 71 कर दीजिए, ठीक, 71.0। तो जोड़ दीजिए जरा ध्यान से, तो 4 और 1 5 और 7 और 1 8, यानी कितना आ जाएगा आपका 85 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर देना 85 मोल, ये निकल कर आ गया आपका किसके, डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या। अब अगर आपको दोनों अवयव के मोलों की संख्या पता है तो आप आसानी से मोल अंश निकाल पाओगे, ठीक। अब कोई कठिन बात नहीं रह गई है, ठीक है। अब आपको क्या कर लिया, आपने यहाँ पर निकाल लिया है किसके, ये आपको ये मान अगर पता चल गया तो आप लोग यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले में इन सभी मानों को रख सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर रखोगे NCH2Cl2 बराबर, अब देखो ये वाला मान आपको क्वेश्चन में दिया गया कितना दे रखा है, तो 40 ग्राम, ठीक। यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या करोगे 40 डिवाइड बाई, अब कितने से डिवाइड कर देना है, तो 85 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब इसको डिवाइड कर लो, तो 5 से काट दीजिए, ठीक। तो 5 अट्ठे 40 और इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 3 बचा, यानी 5 सत्ते 35, ठीक। यानी आ गया आपका कितना 8/17। 8/17 को भी एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आप 8 कर लो और यहाँ पे क्या कर लो 17, ठीक, पॉइंट लगा दो, ठीक है। 17 चौको 68, यानी कितनी बार चला जाएगा 4 बार, ठीक है। तो 17 चौको 68, यहाँ पर 8 कर लिए, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, ठीक। फिर से एक बार 0 कर लीजिए, ठीक है। 17 सत्ते 119, यानी कितना आ जाएगा 0.47, यानी जब आपने इसको डिवाइड करा तो आपके जो मोलों की संख्या निकल आई है वो 0.47 मोल निकल करके आएगी, ठीक। तो ये आपका निकल आया किसका, डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या, ठीक। अब अगर आपको मोलों की संख्या पता हो गई है तो मोल अंश निकालना बेहद आसान काम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मोल अंश का फॉर्मूला लगा देना है, जिसका मोल अंश पूछा जाना उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, विलेय का मोल अंश निकाल लेते हैं। विलेय माना किसको है आपने, तो क्लोरोफॉर्म को। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का मोल अंश, ठीक है। अच्छा, मोल अंश में एक फॉर्मूला आपको बताया गया था। मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जिसका मोल अंश पूछा जाएगा उसके मोलों की संख्या को ऊपर, बाकी के सभी अवयवों को जोड़ करके नीचे लिख देते हैं, ठीक। ये होता है मोल अंश का फॉर्मूला। अब कि मोल अंश को लिखते किससे हैं, x से लिखा जाता है, तो आप लोग लिखोगे x CHCl3। अब पूछा गया है क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे, बाकी को जोड़ करके नीचे रख देंगे, ठीक। बाकी को जोड़ने का मतलब क्या है, डाइक्लोरोमेथेन के वही मोलों की संख्या को नीचे रखेंगे, ठीक। अब सभी के मान रख दीजिए जल्दी से, तो x CHCl3 बराबर, अब देखो यहाँ पर इसके जो क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या है वो कितनी दे रखी है 0.21, ठीक। डिवाइड कर लो, फिर से लिख दो 0.21 प्लस, अब देखो जरा डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या कितनी निकाली आपने, तो 0.47, ठीक है। अब इनको आपको ऐड करके लिख देना है, तो एक बार लिख लीजिए, तो x CHCl3 बराबर, तो 0.21 बटे, अब इसको जोड़ लो, तो 7 और 1 8, यहाँ पर कितना हो गया 8, 4 और 2 6, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि ये निकल करके आपका आएगा। आप चाहो तो आप लोग यहाँ से पॉइंट को हटा दो, यानी कि आपका जो मान है वो कुछ इस तरीके से निकल करके आ गया। क्या निकल कर आया कि x CHCl3 बराबर 21/68, ठीक। ये आपका निकल के आया। अब इसको आप लोग थोड़ा सा क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पर 21 कर दीजिए, इधर आप लोग क्या कर दो 68 से डिवाइड कर दो, ठीक। अब सोचो जरा ध्यान से कि पहली बार में जाएगा क्या, दशमलव लगा दो, एक यहाँ पर क्या कर दो 0 डाल दो, ठीक। अब काटो जरा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18,
3 बार चला जाएगा, ठीक। यहाँ पर 3 से डिवाइड करो तो 8 त्रिका 24 का 4 हासिल आया 2, ठीक। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 2 20 यानी कि 204। अब यहाँ पर चला गया तो 10 में से 4 गया, 6 बचा और इधर जो है वो कंप्लीट। अब भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, 0 लड़ा दीजिए, ठीक। उसके बाद में आप लोग क्या करो, अभी भी भाग नहीं जा रहा ना तो 1 0 इधर बढ़ा दो, 1 0 इधर बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक तक निकाल लिया, इतना ही बहुत है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो 0.30 ये आ गया आपका मोल अंश। किसका मोल अंश आ गया, तो क्लोरोफॉर्म का मोल अंश आ गया, ठीक। अब आपको किसका मोल अंश निकाल देना है, तो डाइक्लोरोमेथेन यानी कि विलायक किसको माना आपने, डाइक्लोरोमेथेन का। तो अब डाइक्लोरोमेथेन का भी अगर आपको क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है, तो उसके लिए आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था क्या, कि XA प्लस का XB बराबर क्या होता है, 1। अब देखो A की जगह पर आपको क्या रख देना है, क्लोरोफॉर्म रख देना, क्योंकि वही आपका विलेय है। और B की जगह आपको क्या रख देना, डाइक्लोरोमेथेन, क्योंकि वही आपका क्या है, विलायक है। अब रख दीजिए जरा ध्यान से। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे कि XCHCl3 प्लस XCH2Cl2 बराबर क्या कर दो, 1, ठीक। अब अगर आपको ये वाला मान दिया गया है, देखो कितना दिया गया है, अभी निकाला आपने, कितना दिया है, 0.30। तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, 0.30 प्लस XCH2Cl2 इज इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दो क्या, कि XCH2Cl2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.30, ठीक। अब इसको घटा दीजिए तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, मोल अंश हो जाएगी किसका, डाइक्लोरोमेथेन का। आप जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.70, ठीक। तो ये हो गया किसका मान, डाइक्लोरोमेथेन का मोल अंश हो गया। अब कुछ नहीं करना, आपने ये फॉर्मूला लगा देना है पी टोटल बराबर, ठीक है। तो पी टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पी टोटल बराबर P0 CHCl3 इंटू XCHCl3 प्लस P0 CH2Cl2, ठीक है, इंटू XCH2Cl2, ठीक। अब सभी के मान रख दीजिए और ऐड कर दीजिए तो P टोटल बराबर। अब देखो जरा, क्लोरोफॉर्म का जो वाष्प पदार्थ दिया गया है वो कितना दे रखा है, 200। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, 200 लिख दीजिए, ठीक। मल्टीप्लाई करा दीजिए कितने से, अब देखो कह रहा है क्या, क्लोरोफॉर्म का मोल अंश, क्लोरोफॉर्म का मोल अंश अभी आपने निकाला 0.30 प्लस। अब देखिए जरा किसका, डाइक्लोरोमेथेन का कितना दिया गया है वाष्प पदार्थ, 43। तो यहाँ पर कितना लिख दीजिए आप, 43 लिख दीजिए, ठीक। इसके बाद में मल्टीप्लाई। अब देखो जरा ध्यान से, क्या डाइक्लोरोमेथेन का मोल अंश निकाला आपने, कितना निकाला, तो 0.70, ठीक। ये हो गया आपका। अब कुछ नहीं करना, आपने कैलकुलेशन ही कर लेनी थोड़ी सी, ठीक। तो पी टोटल बराबर, आप यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे कितने जीरो हो जाने हैं, 2 0, ठीक। तो 1 2 काट दीजिए, ठीक। अब 20 3 60 यानी यहाँ पर कितना हो गया, 60 प्लस, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट कर लो तो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर कितना जीरो हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा लीजिए, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 का क्या हो जाएगा आपका 21, ठीक। 21 का 1 हासिल हो गया 2। अब 7 का करा दीजिए 4 के साथ, 7 चौको 28 और 2 30 यानी कितना हो गया आपका 301 हो गया, ठीक। अब अगर 301 हो गया है तो आपने एक अंक के बाद क्या लगा लेना, दशमलव जो नीचे जीरो है, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। यानी कि अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी टोटल का मान जो है वो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90.1, ठीक। ये जो है वो आपका मान निकल आया कुल वाष्प दाब। यानी कुल वाष्प दाब का मतलब क्या है कि विलयन का वाष्प दाब, ठीक। और यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। जिसको भी नहीं समझ में आया है एक बार वीडियो को पुनः देख लेना, ठीक। और ध्यान से देखना है और हर चीज को अच्छे तरीके से समझना। मैंने पूरी कोशिश करी आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाने की, ठीक। तो है बड़ा आसान सा लेकिन बड़ा है, इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। चीजें एकदम सिस्टमैटिक ढंग से लगाई गई हैं और उसी तरीके से आपको सीख भी लेना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से अपने नोट में इसको नोट करना, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो ऐसे न्यूमेरिकल जरूर लगा करके जाना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बंद करो भैया, बहुत देर से फुला